गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम विजन आईएएस के पॉलिटी पीटी 365 में चैप्टर 3 केंद्र साथ संबंध से जुड़े करंट अफेयर्स को देखेंगे। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखते हैं करंट अफेयर्स को। 7वीं अनुसूची में सुधार सुर्खियों में क्यों था? हाल ही में कई विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने का समर्थन किया है। 7वीं अनुसूची के बारे में जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का विभाजन करती है। यह अनुच्छेद इन सरकारों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में निर्दिष्ट करती है। अनुच्छेद 248 संसद को अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त है। अवशिष्ट शक्तियां ऐसे विषय पर अधिकारिता की शक्ति को संदर्भित करती है जिनका राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे संविधान में 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन है। तीसरी अनुसूची में शपथ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित वाद है। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान है। 8वीं अनुसूची में भाषा दिया है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। 7वीं अनुसूची जो है उसमें 3 विषय हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 100 विषय हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को है। और राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं, जिस पर कानून बनाने का हक राज्य सरकार को है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो या वित्तीय आपातकाल हो, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से संबंधित हो, या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाती है। सूची प्रणाली को बनाए रखने के पीछे तर्क यह है कि भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने हेतु, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु, प्रांतीय स्वायत्तता को सुनिश्चित करने हेतु, संतुलन आर्थिक विकास हेतु, उत्तरदायी गवर्नेंस को बनाए रखने हेतु 7वीं अनुसूचिया में 3 सूचियां शामिल होता है। सूची फर्स्ट में संघ सूची है, सूची सेकंड में राज्य सूची है, सूची थर्ड में समवर्ती सूची है। सूची फर्स्ट में संघ सूची है। इसके संबंध में संसद के पास विशेष शक्तियां हैं, जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग आदि। संघ सूची में 100 विषय शामिल हैं। मूल रूप से 97 विषय हैं। राज्य सूची, इसके संबंध में राज्य विधानमंडलों के पास विशेष शक्तियां हैं, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, दाव और जुआ आदि। राज्य सूची में 61 विषय शामिल हैं। मूल रूप से 66 विषय हैं। समवर्ती सूची, इसके संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन यदि कोई विवाद होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। समवर्ती सूची में शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, आपराधिक कानून, वन्य जीव और जानवरों की सुरक्षा, वन आदि है। समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। मूल रूप से इसमें 47 विषय हैं। 7वीं अनुसूची में संशोधन। 7वीं अनुसूची में संशोधन की प्रक्रिया, इसमें संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 668 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत अर्थात सदन के कुल सदस्यों का बहुमत
और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही साधारण बहुमत के आधार पर आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति की भी आवश्यकता होती है। 7वीं अनुसूची का विकास कैसे हुआ ये देखते हैं। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों का प्रावधान किया गया था। इनमें पर्याप्त भारतीय प्रतिनिधित्व था। उसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव ने निर्वाचित नगरपालिका परिषदों और ग्रामीण जिला बोर्डों की शुरुआत की थी। उसके बाद 1909 में भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ने प्रांतीय परिषदों को और अधिकार प्रदान किए थे। इससे भारतीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई थी। उससे आगे 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का सीमांकन करके और उन्हें पृथक करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में कमी की थी। 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 में विधायी शक्तियों के वितरण की योजना को 3 सूचियों में निर्धारित किया गया था। इसे भारतीय संविधान में बरकरार रखा गया था। अन्य प्रावधान जिन्हें इस प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है: राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी विधि, संघ और राज्यों की कार्यकारिणी शक्ति का विस्तार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति तथा उसकी प्रक्रिया एवं अनुच्छेद 368। दूसरा मुद्दा देखते हैं जो कि सुर्खियों में रहा है। सतलुज यमुना लिंक नहर हरियाणा और पंजाब रावी तथा ब्यास नदियों के जल बंटवारे पर किसी भी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे हैं। इसके कारण सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा अभी भी अनसुलझा हुआ है। सतलुज यमुना लिंक नहर के बारे में जानते हैं। यह सतलुज और यमुना नदियों को जोड़ने वाली एक प्रस्तावित 214 किलोमीटर लंबी नहर है। इसकी योजना पंजाब से अलग हरियाणा राज्य के गठन के बाद 1966 में बनाई गई थी। इसमें हरियाणा को रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का औसत वार्षिक हिस्सा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया। हरियाणा ने 1980 में सतलज यमुना लिंक नहर के अपने हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया था। इसके विपरीत पंजाब रिपेरियन सिद्धांतों और जल की अनुपलब्धता का हवाला देकर इसे टालता रहा। रिपेरियन सिद्धांत के अनुसार किसी जल निकाय से सटी भूमि के स्वामी को ही उस निकाय के जल का उपयोग का अधिकार है। हरियाणा ने तर्क दिया है कि उसके दक्षिण हिस्से को भूजल स्तर में गिरावट के कारण जल की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अंतरराज्यीय नदी जल विवादों से जुड़े संवैधानिक प्रावधान को देखते हैं। यह 7वीं अनुसूची में है। राज्य सूची विषय क्रमांक 17 जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, ड्रेनेज आदि। संघ सूची विषय क्रमांक संख्या 56 अंतरराज्यीय नदी और नदी घाटियों का विनियमन एवं विकास। अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 262 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद ने अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया है। अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 यह केंद्र सरकार को अंतरराज्यीय नदी विवाद के न्याय निर्णय के लिए अधिकरण गठित करने का अधिकार देता है। अधिकरण का निर्णय अंतिम और विवाद से संबंधित पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होता है। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम मूल अधिनियम के तहत विवाद निपटान तंत्र को प्रतिस्थापित करता है। इसके लिए यह विवाद समाधान समिति और विवाद निपटान के लिए एक अस्थायी प्राधिकरण का गठन का प्रावधान करता है। उसका यह भी कहना है कि एराडी ट्रिब्यूनल 1987 द्वारा किए गए आकलन के बाद भी हरियाणा राज्य को जल में उसके उचित हिस्से से वंचित किया गया है। के सामने स्क्रीन पे जो मैप है उस मैप को देखिए। उस मैप में प्रमुख अंतरराज्यीय नदी विवाद दिया है। पहला नदी विवाद है रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास और सतलज जो संबंधित राज्य है वह है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान।
दूसरा है नर्मदा नदी, जिस जिस राज्य से संबंधित है, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। उसके नीचे मांडेल या मंडोवी महानदी है, वो संबंधित राज्य है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। उसके बाद नीचे कृष्णा संबंधित राज्य है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। उसके बाद सबसे नीचे पेरियार संबंधित राज्य है तमिलनाडु और केरल। उसके पूर्व साइड में अब नीचे देखिएगा कावेरी नदी है, कावेरी नदी से संबंधित राज्य है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। उसके ऊपर गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी से संबंधित राज्य है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। उसके ऊपर वामसाधारा या वंशधारा है, वो संबंधित राज्य है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अन्य कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे देखते हैं जो सुर्खियों में रहा है। संविधान की 9वीं अनुसूची, झारखंड विधानसभा ने रिक्त सरकारी पदों और सेवाओं में आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधी एक विधेयक को मंजूरी दी है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि यह विधेयक तब लागू होगा जब केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर देगी। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसके पीछे का उद्देश्य कुछ कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बाहर रखना था। हालांकि आईआर कोएहलो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून मूल ढांचे की अवधारणा के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। भूमि का अधिकार जो है वो 1978 से पहले तक वो मूल अधिकार था। जब 1951 में गवर्नमेंट को भूमि संबंधी सुधार किया जाना था तो कोई भी अपनी भूमि देने के लिए तैयार नहीं होता था। यदि किसी से भूमि ले भी लिया जाता था तो वो मूल अधिकार के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाता था, जिससे छुटकारा पाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 9वीं अनुसूची का निर्माण किए। 9वीं अनुसूची के बारे में ऐसा प्रावधान था कि यदि कोई भी कानून बनाकर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक पूर्वावलोकन नहीं कर सकती है। लेकिन उसके बाद आईआर कोहले बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी नियम या कानून बनाकर 9वीं अनुसूची में डालती है तो उसका न्यायिक पूर्वावलोकन किया जाएगा। अगली खबर देखते हैं। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अफसा। गृह मंत्रालय ने असम, नागालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्सों में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अफसा को हटा दिया है। इन राज्यों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार की वजह से कुछ क्षेत्रों में अफसा को हटाया गया है। जानते हैं अफसा कानून क्या है। अफसा कानून जो है वो बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। जैसे कोई विघटनकारी शक्तियों से निपटने हेतु केंद्रीय सशस्त्र बलों को कुछ अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करना, जिसके माध्यम से बिना वारंट के भी गिरफ्तार वो कर सकता है। यदि गिरफ्तार करने के क्रम में या गोली चलाने के क्रम में उसकी हत्या हो भी जाती है तो जिस क्षेत्र में अफसा कानून लागू है उस क्षेत्र के सेना पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस घोषणा के बाद अब इन 3 राज्यों के कुछ हिस्सों में ही अफसा लागू रहेगा। इसके अलावा अभी अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों तथा जम्मू कश्मीर में अफसा लागू है। अफसा के बारे में, यह कानून आसान क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए सशस्त्र बलों को अफसा अधिनियम की धारा 4 के तहत विशेष शक्तियां तथा धारा 6 के अंतर्गत उन्मुक्तियां प्रदान करना है। कई बार किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पूरा भाग या कोई भाग हिंसा या उपद्रव के चलते ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां कानून व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब सिविल प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है तब वहां अफसा की घोषणा की जाती है। अफसा अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत किसी राज्य या उसके क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है
असम क्षेत्र की घोषणा राज्य के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार में इसकी घोषणा जो होता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी खबर देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर्राज्य परिषद का पुनर्गठन किया। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत ऐसी परिषद की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही राष्ट्रपति को ऐसी परिषद द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को परिभाषित करने का अधिकार भी प्रदान किया जाता है। 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसार आईएससी का गठन किया गया था, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद। जानते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। यह गैर अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका गठन कैसे किया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति गृह मंत्रालय के अधीन ऐसी परिषद की स्थापना करता है। इसकी संरचना क्या है? तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जबकि राज्यों के मुख्यमंत्री और 6 केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जिन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं उनके मुख्यमंत्री तथा विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक भी इसके सदस्य होते हैं। अस्थायी समिति का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। अस्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में 10 केंद्रीय मंत्री है। इसका कार्य देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य राज्यों के बीच विवादों की जांच करना और उन्हें सलाह देना, उन विषयों की जांच और उन पर चर्चा करना जिनमें 2 राज्यों तथा राज्यों एवं संघ के समान या साझे हित शामिल हैं, नीति और कार्रवाइयों के बीच बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करना। अगली खबर देखते हैं, भारत नागा युद्ध विराम गया है। भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इशाक मुयव्वा के बीच युद्ध विराम समझौता 1 अगस्त 1997 को प्रभावी हुआ था। कई दौर की वार्ता के बाद 2015 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इशाक मुयव्वा के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि नागा ध्वज और यह जाबो नागा का संविधान पर दोनों पक्षों के बीच असहमति के कारण स्पष्ट रूप से शांति प्रक्रिया आगे बढ़ाने में विफल रही है। NSCN-IM ने यह जोर देकर कहा है कि दोनों विषयों को फ्रेमवर्क समझौते में शामिल किया गया है। अगली खबर देखते हैं, अंतरण पश्चात राजस्व घाटा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 14 राज्यों को PDRD अनुदान की 7वीं मासिक किस्त जारी कर दी है। संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को PDRD प्रदान किया गया है। राज्यों को यह अनुदान राशि क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिश के अनुसार जारी की जाती है। अंतरण पश्चात राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करना है। इस अनुदान को प्राप्त करने की राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए अनुदान की मात्रा का निर्धारण 15वें वित्त आयोग ने किया है। अगली खबर देखते हैं, स्वायत्त जिला परिषद। मेघालय ने सीमावाद के निपटारे के लिए समझौता किया है। मेघालय की खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद इस समझौते का विरोध कर रही है। स्वायत्त जिला परिषद के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 6ठी अनुसूची के तहत की गई है। इन्हें कुछ कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां भी दी गई है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 10 स्वायत्त जिला परिषदें हैं। इसकी संरचना प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषदें में कम से कम 30 सदस्य होने चाहिए। इनमें से 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 26 वयस्क मताधिकार के जरिए चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। इनके पास शक्तियां क्या क्या होती है वो जानते हैं। राज्यपाल को स्वायत्त जिला के क्षेत्रों का विस्तार करने या उन्हें घटाने या उनके नामों को बदलने का अधिकार होता है। परिषदों की दीवानी और आपराधिक मामलों में न्यायिक समीक्षा प्रदान की गई है। इन परिषदों का क्षेत्राधिकार संबंधित उच्च न्यायालय के अधिकार के अधीन होता है। अगली खबर को देखते हैं,
महाजन आयोग 1966 में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में सीमा विवाद को हल करने के लिए महाजन आयोग की स्थापना की थी। आयोग ने 264 गांवों को महाराष्ट्र में स्थानांतरित करने तथा बेलगावी, पुराना बेलगाम और 247 गांवों के कर्नाटक में बने रहने की सिफारिशें की थी। महाराष्ट्र ने आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था। साथ ही उसने 2004 में संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बेलगावी वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।